जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी में। दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। आज के बाद आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो वृत्त बना है इसे कहते हैं महान वृत्त। ठीक है, क्या कहते हैं? महान वृत्त। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो है ये जो मोटी हेडिंग है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसे केंद्र बोला जाता है। ये बीच में केंद्र है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम इसे ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है ऊपर का, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर का भाग जो है ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के ठीक नीचे का जो भाग है ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब देखिएगा, समझिए। अब जो है यहाँ पे देखिए, अब जो है ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक, देखिए इन अक्षांश रेखाओं के बीच में क्या कहते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है, यानी कि दो लगातार जो अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। ठीक ना, देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, जिसे हम 69 मील भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? 69 मील भी कह सकते हैं, या फिर इसे 60 नॉटिकल मील भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 60 नॉटिकल मील भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो है ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा के ठीक जब हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये हमें कौन सी रेखा मिल जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा मिल जाएगी? कर्क रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें कौन सी रेखा मिल जाएगी? कर्क रेखा। ठीक, उसके बाद जब हम 66.5 डिग्री यानी 66 से 1/2 डिग्री जब हम और ऊपर जाएंगे तो वहाँ हमें कौन सी रेखा मिलेगी? आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है, ध्यान दीजिए, ये विषुवत रेखा से ठीक जब हम 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो हमें कौन सी रेखा मिलेगी? कौन सी रेखा मिलेगी बताइए? मकर रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा मिलेगी? मकर रेखा। उसके बाद जब हम विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री और नीचे जाएंगे तो फिर हमें वहाँ कौन सी रेखा मिलेगी? अंटार्कटिक रेखा, या फिर उसे हम अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। चलिए और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अब ये जो है यहाँ पे जो है ये सेंटर में एकदम ऊपर, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या कहते हैं? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। और ये जो नीचे की रेखा है यहाँ ठीक सेंटर में, यहाँ इसे हम कहेंगे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्या कहेंगे? 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे ऐसे डिवाइड किया ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध, ये हो गया उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व गोलार्ध, और ये दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस फिगर में आइए देखते हैं, हम समझ लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं कि कौन सी रेखाएं, ये क्या थी? ये रेखाएं थी क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक है, आइए देशांतर रेखा देखिए, ये जो रेखा है
ये महान वृत्त के ठीक बीचों बीच ये जो मोटी हेडिंग है, ये मोटी जो लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं इसे हम। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक, ये जो रेखाएं हैं ये हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं हैं? पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, देखिए समझिए, ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, इसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, कैसी रेखा? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, यानी कि प्रत्येक जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो अलग अलग है। ठीक है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पर ये जो रेखा थी, ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा थी हमारी, विषुवत रेखा जो थी, तो दो लगातार देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, लगातार दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, कितना घूमती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब देखिए ध्रुव पर जो है, ये उत्तरी ध्रुव था हमारा, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव था, तो ध्रुव पर इनके बीच की दूरी 0 डिग्री होती है। ठीक है, ध्रुव पर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 0 डिग्री है। ठीक, ध्रुव पर इनके बीच की दूरी 0 डिग्री होती है। ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए, ये है, पढ़िए इसे आप, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकेंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है, अक्षांश को किस में दर्शाया जाता है? अंश में, यानी मिनट में भी, और सेकंड में दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया फिगर में कि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, यानी कि जो महान वृत्त है, ये जो क्या कहते हैं कि ये जो है, ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, तो इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक, चलिए देखिए, विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक ना। देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, देखिए ये भूमध्य रेखा के उत्तर में ये जो रेखाएं हैं इन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, ठीक, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 अक्षांश रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होगी। ठीक है,
यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, जैसे देखिए ये हो गया आपका, ये महावृत्त हो गया, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाए तो टोटल इसमें कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 89, ठीक है। ऐसे नीचे भी हो जाएंगी 89, ठीक। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होगी, ठीक। इस प्रकार विषुवत वृत्त को, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी 179 होगी, ठीक। 89 उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये जो है हमारी ये विषुवत रेखा, इसे भी काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 179, ठीक। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है। देखिए किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक। उसे क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक। ये मैंने आपको अभी दिखाया, ये महावृत्त हो गया हमारा, ठीक। ये हो गई विषुवत रेखा, और ये जो है ये 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और ये 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो हमारी ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, ठीक। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, ठीक। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। जैसे विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसी प्रकार क्या कहते हैं कि ये देशांतर रेखा को हम 0 डिग्री यानी कि यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, ठीक। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को, देखिए, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, देखिए क्या कह रहा है, देखिए, प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए, ये हो गया आपका महावृत्त, ये हो गया ये, ठीक, ये अक्षांश रेखा, ये यामोत्तर रेखा। अब ये जो है ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिला रही हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं, देखिए, ठीक है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है दोस्त 111.33 किलोमीटर, ठीक है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। ये थोड़ा छोड़ गया, देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये देखिए, ये है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अब ये दूरी है, ये दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, देखिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। भारत कहाँ स्थित है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसकी मुख्य भूमि किसके अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। कितनी?
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ठीक है, एक बार इसे फिर से समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, अब इसकी मुख्य भूमि से देखिए, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये हो गया उत्तरी अक्षांश। और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, आगे देखिए। देखिए ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ठीक, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक, देखिए ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। ठीक, दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आइए आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया अच्छे से। ये कुछ क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, भारत विस्तृत है। ठीक है, भारत विस्तृत है, बताइए क्या ये सही है? 37 डिग्री 17 मिनट गलत है। ठीक, 37 डिग्री 17 मिनट ये भी गलत है। ठीक, 37 डिग्री 17 मिनट ये भी गलत है। ठीक, उपर्युक्त में कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, सब गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? चलिए बताइए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? क्या राजस्थान से होकर गुजरता है, क्या पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, या फिर जम्मू कश्मीर से? बताइए कहाँ से होकर गुजरता है। चलिए मैं बताता हूँ। तो ये सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है ये राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर गुजरता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए बताइए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है जहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, वो है राजस्थान का जैसलमेर शहर। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर शहर है जहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। ठीक, अब आइए थोड़ा कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम भी है। ठीक है, तो इसकी मैं एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। मैं 10-15 सेकंड की एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें ये कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो मतलब राज्य हैं, जो राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो मैं 10 सेकंड की एक वीडियो बनाऊंगा, वो ट्रिक उसमें रहेगी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में
दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, 21 जून को, ये डेट याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। कितना डेट क्या है? 21 जून। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये भारत का मैप है। ठीक है, भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। इसमें देखिए ये कर्क रेखा ठीक बीचों बीच जा रही है। ठीक है, भारत के ठीक बीचों बीच कर्क रेखा जा रही है, जिसमें ये गुजरात शामिल है, राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, ठीक है, और मिजोरम है। ठीक ना, ये भारत के 8 राज्य जो हैं ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे क्या कहते हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात। ठीक, चलिए आगे देखिए, आइए इस पे क्वेश्चन कुछ हल कर लेते हैं, एक आध दो जो बनते हैं। देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। ठीक है, देखिए, कर्क रेखा बिहार राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा बिहार राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, बिहार, झारखंड, ठीक है, झारखंड, ये देखिए है ना, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, जबकि देना चाहिए यहाँ सिर्फ झारखंड, लेकिन ठीक है बिहार दिया है, तो समझ लीजिए कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये देखिए, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। ठीक है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, ये झारखंड वहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन ठीक है ब्रैकेट में दिया था। ठीक ना, देखिए, अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। ठीक, मैंने बताया कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। ठीक, उस समय जो है झारखंड तब विभाजित नहीं हुआ था, बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो बिहार में आता था, इसलिए वहाँ पे दे दिया है बिहार। ठीक, तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, बताइए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, बिहार क्या गुजरात से होकर गुजरती है? बिल्कुल सही, गुजरती है। ठीक, छत्तीसगढ़ से गुजरती है? बिल्कुल छत्तीसगढ़ से गुजरती है। झारखंड से भी होकर गुजरती है? बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा कुल गुजरती है, जिनमें आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश आपका जो है ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4, ये ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बताइए, कर्क रेखा गुजरती है किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है? हाँ बिल्कुल। त्रिपुरा से? बिल्कुल। मिजोरम से? बिल्कुल। यानी कि इसमें सही हो गया इनमें से सभी, यानी कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, आइए देखिए फिर अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा से संबंधित भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बताइए। क्या जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा होकर गुजरती है? नहीं, बिल्कुल गलत। जम्मू कश्मीर एकदम टॉप पर है उत्तर में। ठीक है, क्या बिहार से होकर गुजरती है? नहीं, बिहार से नहीं। बिहार से यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे झारखंड ऑप्शन में दिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा भारत, झारखंड जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए आगे देखिए। आइए ये बताइए, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ठीक, कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है, बताइए। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है? क्या दिल्ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जोधपुर है? नहीं है। नागपुर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोलकाता। ठीक, कर्क रेखा के सबसे निकट है इनमें से कोलकाता। ठीक है, आइए
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? ठीक, बराबर, भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है? बताइए, बताइए जल्दी से। ठीक, इसमें देखिए, इसमें आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, 23.5 डिग्री। आपको ये नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमारा महावृत्त है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। ठीक है, तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, आइए ये देखिए व्याख्या में भी दिया है, समझिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बताइए, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए। क्या झारखंड है? नहीं। क्या मिजोरम है? नहीं। त्रिपुरा है? नहीं। तो भारतीय राज्य मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ठीक, दिन की अवधि सबसे अधिक कहाँ होगी? ठीक है, तो दिन की अवधि बताइए कहाँ पर होगी जून माह में? चलिए मैं बताता हूँ। जून माह में दिन की सबसे अधिकतम अवधि होगी, वो होगी दिल्ली में। क्यों होगी? ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन की अवधि बढ़ जाती है। ये देखिए व्याख्या से समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, 21 जून को, मैंने आपको डेट याद कराया था, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। ठीक, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आखिरी है आज का। ठीक है, आखिरी है। देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? मतलब कर्क रेखा के सबसे निकट में कौन सा शहर है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है दोस्त जबलपुर। जबलपुर किस राज्य में आता है? तो जबलपुर आएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। ठीक, एमपी। ठीक ना, तो यही था कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, तो उसमें हो जाएगा आपका जबलपुर। ठीक ना, जबलपुर की स्थिति जो है वो 23.5 डिग्री 11 मिनट उत्तर की तरफ है। ठीक है, और ये जो आपका अहमदाबाद दिया गया है तो इसकी स्थिति जो है वो 23 डिग्री 2 मिनट है, 23 डिग्री फिर 23 डिग्री 0.2 मिनट है कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो उज्जैन की अवस्थिति है ये है 23 डिग्री 0.9 मिनट। ठीक है, और ये वाराणसी जो है ये 25 डिग्री 18 मिनट इसकी है। तो यहाँ से सबसे निकटस्थ कौन सा हो गया? जबलपुर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।